बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं। टॉपिक आपका ये है जी अगला, कॉम्पटन इफ़ेक्ट। और ये क्या है, कहाँ से इसका हम पिछले लेक्चर में यहाँ जब हम थे, आपको याद है होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब शुरू किया था तो यहाँ कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा, जो आपकी नोट्स वाली बुक में नहीं था, मैंने टेक्स्ट बुक से दिखाया था। असल में मेन टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, और आपको बताया था कि वो 3 तरह से होता है। जब फोटॉन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मादे से टकराती हैं तो या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बताया था, या कॉम्पटन इफेक्ट होगा, या फिर याद है पेयर प्रोडक्शन होगी। और कहा था कि ये वाला इफेक्ट होगा या कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या कॉम्पटन इफेक्ट होगा या पेयर प्रोडक्शन होगी। ये डिपेंड करेगा मेनली ऑन द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटॉन, एनर्जी ऑफ द फोटॉन स्ट्राइकिंग द एनी मटेरियल पार्टिकल्स। तो ये हमने बात की थी। और फिर कहा था कि वो तीनों जो हैं उनमें से पहला जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, वो हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल से 2 लेक्चरों में। और उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट अगला है जो अब आप देखने लगे। कॉम्पटन इफेक्ट का मैं छोटी सी चीज़ पहले ही आपको बता दूं, उसमें आपकी फ़ायदे की बात भी, मतलब आपको खुशी की बात भी है आपकी, और थोड़ी सी एक लिहाज से बुरी भी लगती है सुनने में, कि कुछ फार्मूला यहाँ पर एक डिस्कस होने जा रहा है जिसकी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। तो खुशी की बात है, जैसे मैं अमूमन कहा करता हूँ, जो आपकी मौज लग गई, आपको नहीं पूछा जाएगा इसकी डेरिवेशन, तो बस आपने सेटिस्फाई रहना है, परेशान नहीं होना कि ये कैसे जी, क्यों जी, किधर से आया है। तो ये डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। बीएससी में इमीडिएटली एफएससी के बाद बीएससी में इसकी पूरी डेरिवेशन मौजूद है, आपके लिए नहीं है। बस आपके इसके रिजल्ट से डिस्कस करने हैं और इसकी बताना है कि जी कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, थोड़ा सा ये बताना। बहरहाल ये फार्मूले तक हम अभी आते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? एक तो ये तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले उसने बताया जी कि ये साहब थे आर्थर होली कॉम्पटन। उन्होंने ये चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये फिनोमेनन, उन्होंने पहली दफ़ा स्टडी किया था एट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। उन्होंने किया था ये स्टडी, और 1923 में। और क्या स्टडी किया था बच्चों? उन्होंने स्टडी ये किया था, कॉम्पटन साहब ने, कि अगर एक्सरेज के जो फोटॉन हैं, अब एक्सरेज क्या हैं आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये एक टाइप है। और ये याद फिर से दिला दूँ कि नीचे से ऊपर को जाएं, ये स्पेक्ट्रम आपको पता है, मैंने कहा था ये आपने याद करना है कि नीचे से ऊपर को जाएं तो सबसे लंबी वेवलेंथ नीचे वाली की, सबसे शॉर्ट ऊपर वाले की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी और फोटॉन्स की एनर्जी ये नीचे वाली लॉन्ग रेडियो वेव्स की है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हर फोटॉन की और फ्रीक्वेंसी वो गामा रेज की है। एक्स रेज भी हाई एनर्जी वाली फोटॉन या हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हाई एनर्जी वाले फोटॉन पर मुश्तमिल होती हैं ये रेडिएशंस। गामा रे से थोड़ा ही कम उनकी फोटॉन्स की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन बाकी के सारे स्पेक्ट्रम में एक्सरेज की काफ़ी हाई एनर्जी एक्सरेज के फोटॉन्स की होती है, फ्रीक्वेंसी भी और एनर्जी भी, जैसे कि देख रहे हैं। अच्छा, बात हम अब जो करने लगे थे तो इन्होंने क्या स्टडी किया था? कॉम्पटन साहब ने बच्चों स्टडी ये किया था कि किस तरह से एक्सरेज जो हैं वो आके टकरा के स्कैटर होती हैं, साइड पे मुड़ जाती हैं किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पर से। ग्रेफाइट का टारगेट लिया, ग्रेफाइट कार्बन की आपको पता है टाइप है। उस ग्रेफाइट का टारगेट था, उसके ऊपर उसने एक्सरेज की बम्बार्डमेंट की, एक्सरे फोटॉन उसके ऊपर गिराए। तो जो उस ग्रेफाइट के एटमों के अंदर जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे, लूजली बाउंड मतलब आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ द एटम्स वाले इलेक्ट्रॉन, जो बहुत कम बाउंड होते हैं, बहुत थोड़ी सी फोर्स के साथ बाउंड होते हैं, सबसे बाहर वाले शेल वाले वो ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते विद द न्यूक्लियस, उनको हल्का से ठोकर मिले तो बाहर निकल जाते हैं। तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एटमों के, तो उनसे एक्सरेज टकराई, और उनको कैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को टक्कर मार के एक तरफ को निकाल दिया और ख़ुद टक्कर खा के किसी और तरफ को स्कैटर हो गई। इस चीज़ की स्टडी की थी कॉम्पटन साहब ने। तो मैं इसकी ज़रा पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। चलिए, ये क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट? कहता है द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरे आफ्टर कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। अच्छा, जब टक्कर होती है तो ये जो कहा कि जब टक्कर हुई किसी एक्सरे फोटॉन की, किसके साथ? किसी टारगेट इलेक्ट्रॉन के साथ, तो चेंज इन वेवलेंथ भी होता है, एक्सरे का वेवलेंथ चेंज होती है। वेवलेंथ चेंज हुई तो मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस का रिलेशन हमें पता है, ये लीजिए C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लाइट की बात हो रही है, एक्सरेज ज़ाहिर है लाइट की किस्म है जो इनविजिबल है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ये फार्मूला उसका V इज इक्वल टू एफ लैम्डा की बजाय C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और C कांस्टेंट है विद इन ए गिवन मीडियम, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट।
तो कांस्टेंट इज इक्वल टू, सब जानते हैं कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, तो इसका मतलब है एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है। ये बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, बात हो रही थी कि एक इंसिडेंट फोटोन बच्चों एक्सरेज का कोई अगर आया और किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो टक्कर मारने के दौरान कॉम्पटन साहब ने आर्गूमेंट ये दिया था कि जो पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने सीखा है, जो पढ़ा है, उसमें तो ये हुआ था कि ये हमने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी थी कि जो एच एफ यानी इंसिडेंट फोटोन की जितनी भी एनर्जी थी वो सारी दो कामों में यूज़ हो गई, और फोटोन फिर किधर गया बच्चों? फोटोन गायब हो गया, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, उसकी सारी एनर्जी काम आ गई। एक तो बाहर निकालने में वर्क फंक्शन, और दूसरी फिर चलाना भी है बाहर निकल के। इलेक्ट्रॉनों ने मेटल सरफेस है तो उनकी कई मैक्स बन गई। ये बातें सारी बड़ी डिटेल से हमने कर ली हैं। और एक पॉइंट था यहाँ पे, ये छोटा सा जो मैंने कहा था, आगे इसका हवाला आएगा, ये नोट वाला याद है जी। कहता है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लो एनर्जी फोटॉन्स इंटरेक्टिंग विद मेटल इज कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड विद एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कम एनर्जी वाले आमतौर पे विजिबल या ज़्यादा अल्ट्रावायलेट जो फोटॉन्स हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, और वो फोटॉन जज़ब होकर ख़त्म हो जाते हैं, बाद में नहीं बचते। कॉम्पटन साहब ने बच्चों ये आर्गूमेंट दिया कि अगर आइंस्टाइन की बात सही थी, जो इधर बात हुई थी कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया था कि वो जो इनकमिंग लाइट आके टकराई मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन से, तो वो जो कोलिजन हुआ है इनकमिंग लाइट का विद इलेक्ट्रॉन, वो वेव टू पार्टिकल कोलिजन ना फ़र्ज़ करें, बल्कि आइंस्टाइन ने कहा उसको पार्टिकल टू पार्टिकल कोलिजन फ़र्ज़ करेंगे। तो वो सारी एक्सप्लेनेशन हुई थी जो यहाँ हमने बताया था कि जो पहले समझ नहीं आ रही थी क्लासिकल फिजिक्स वालों को। इसने ये आर्गूमेंट दिया, इसने कहा कि अगर वाकई ये पार्टिकल टू पार्टिकल कोलिजन है, किस किस का कोलिजन? इनकमिंग फोटोन का और आगे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन का, अगर ये वाकई पार्टिकल से पार्टिकल टकराया है, वेव नहीं बल्कि पार्टिकल टकराया, तो फिर इसने कहा कॉम्पटन ने तो कि फिर उसी तरह होगा जैसे बच्चों स्नूकर या बिलियर्ड की टेबल पर दो बॉल्स टकराती हैं। देखी होगी कभी ना कभी, आपने खुद खेली ना भी हो। स्नूकर पता है सबको, स्नूकर या बिलियर्ड, टेबल के ऊपर दीवार, उसके ऊपर दो बॉल्स टकराती हैं जब आपस में बहुत सी बॉल्स पड़ी हुई होती हैं, एक बॉल को हम स्टिक से स्ट्राइक करते हैं, वो आगे जाके किसी और बॉल को टकराती है। तो वो जब वो कोलिजन होता है, ये दो पार्टिकल समझिए, दो बॉल्स टकराई आपस में तो टक्कर मारने के बाद उसने कहा कि वो जो पीछे से आके टकराई थी, वो टक्कर मारने के बाद किसी और तरफ को स्कैटर होके अपनी असल डायरेक्शन से कोई एंगल थीटा बनाते हुए निकल जाती है। यानी ये एक बॉल थी और दूसरी आके इसको यूँ टकराई, तो बाद में फिर क्या हुआ, ये बॉल नंबर 1 थी, ये बॉल नंबर 2 थी, तो फिर टक्कर खाने के बाद, ये बॉल नंबर 2 है, तो टक्कर खाने के बाद बॉल नंबर 1 किसी और तरफ को निकल गई और बॉल नंबर 2 इस टक्कर के नतीजे में किसी और तरफ को चली गई ये बिफोर द कोलिजन यानी बिफोर द टक्कर, और ये आफ्टर, ये 2 है बॉल नंबर 2। तो ये बिफोर टक्कर ये हुआ था और आफ्टर द टक्कर ये हुआ है। मतलब इनकमिंग बॉल अगली बॉल को टकराई तो खुद भी किसी तरफ को स्कैटर हो गई, साबका डायरेक्शन से कोई एंगल थीटा बनाती हुई। ये बॉल टकराएं तो होता है। उसने कहा यहाँ भी बॉल्स यानी दो पार्टिकल ही टकराए हैं अगर, तो यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। और जब इसने स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो इसको वाकई पता चला कि वाकई ऐसा ही होता है कि वाकई इनकमिंग फोटोन, एक्सरे फोटोन जब आगे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो साइड पे स्कैटर हो जाते हैं कोई एंगल थीटा बनाते हुए, और बाद में भी वो फोटोन बाकी रहता है, बशर्ते कि एनर्जी ज़्यादा थी फोटोन की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो हमने देखा था कि सारे का सारा फोटोन ख़त्म हो गया था, उसकी सारी एनर्जी जो थी वो सारी की सारी यूज़ हो गई थी, दो कामों में फोटोन ख़त्म हो गया। लेकिन इसने कहा कि अगर इनकमिंग फोटोन इनफ एनर्जी वाला हुआ, जैसे कि एक्सरे फोटोन है जो कि हाई एनर्जी वाले हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाले, इतनी एनर्जी वाला हुआ कि इवन आफ्टर द कोलिजन इलेक्ट्रॉन से टकराने पर भी उसमें कुछ एनर्जी बच गई एज अ फोटोन, फिर भी वो सर्वाइव कर गया, जज़ब नहीं सारा हो गया, तो फिर वो किसी तरफ को थीटा एंगल बनाते हुए स्कैटर हो जाएगा, जैसे दो बॉल्स टकरा के स्कैटर होती हैं, जैसे दो पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं। और मैंने बताया कि ये जब इससे एक्सपेरिमेंट किया तो यही फिर रिजल्ट भी वाकई निकला। लेकिन टकराने के बाद वो जो इनकमिंग फोटोन था वो बच्चों लार्जर वेवलेंथ के साथ किसी एंगल पर मुड़ा। ये एक, मैं वही स्केच जो अभी देखा भी था आपने, वो थोड़ा सा जल्दी से बना भी दूं। ये एक एक्सरे सोर्स, एक्सरे मशीन है, इस तरह की होती है, इस तरह की क्यों होती है, कैसे होती है, अब ये बातें हम अगले चैप्टर में बाद में इंशाल्लाह देखने वाले हैं, एक्सरे जब पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये एक्सरेज जब यहाँ से निकली, ये एक्सरेज, और आगे कोई स्लिट रख दी, उसमें से कोई सीधी एक्सरे, ये फ़र्ज़ कीजिए ये वाली एक्सरे का एक फोटोन फ़र्ज़ कीजिए गया, और आगे पड़ा हुआ था इलेक्ट्रॉन,
ये था इलेक्ट्रॉन, उससे फोटोन जब टकराया तो अपनी साबका डायरेक्शन से फोटोन उधर को निकल गया। उसकी लैम्डा आई थी इंसिडेंट वेवलेंथ और लैम्डा एस थी स्कैटर्ड वेवलेंथ, या इसको लैम्डा 1 और उसको लैम्डा 2 कह लें। और इलेक्ट्रॉन इस टकराव के नतीजे में कहीं इधर को चला गया, कोई फाई एंगल बना के विद दी एक्स एक्सिस या विद दी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द फोटोन, और फोटोन अपनी साबका डायरेक्शन से उधर को निकल गया कोई एंगल थीटा बनाते हुए। ये थीटा एंगल स्कैटरिंग एंगल कहलाता है इनकमिंग फोटोन का। तो मैंने यही बताया, इसने कहा कि अगर हम बात करें कम एनर्जी वाले फोटॉन्स की तो फिर तो हम पीछे बात कर चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं और फोटोन जज़ब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा एनर्जी वाले जैसे कि एक्सरे फोटोन है, किसी इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेंगे तो अगर वो पार्टिकल की तरह टक्कर मारी है तो मैंने बताया कि वो फिर पार्टिकल की तरह ही किसी एंगल पर उधर को डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी स्कैटर भी हो जाएंगे। और इसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसको पता चला कि वाकई ऐसा होता है, वाकई लैम्डा एस इज़ ग्रेटर देन लैम्डा आई। इनिशियल वेवलेंथ के मुकाबले में, जो इंसिडेंट वेवलेंथ के मुकाबले में स्कैटर्ड वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और इस तरह से उधर को चले जाते हैं वो एक्सरे फोटोन, मेकिंग एन एंगल थीटा विद देयर प्रीवियस डायरेक्शन। इसी अमल को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन देखी हमने। अच्छा, लैम्डा तो बढ़ गया लेकिन क्योंकि हमने अभी देखा कि फ्रीक्वेंसी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी कम हुई होगी, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच एफ, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है फोटोन की एनर्जी के साथ, तो इसका मतलब हुआ कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन के मुकाबले में कम हो गई होगी। फ्रीक्वेंसी भी कम हुई होगी, एनर्जी भी कम हुई होगी टक्कर मारने पर, लेकिन वेवलेंथ बड़ी है जिसकी वजह आपको पता है। इस काम को, इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। इसकी एनर्जी में कमी क्यों आई? ऑफ कोर्स क्योंकि दो पार्टिकल टकराएं तो पिछला पार्टिकल अगले को टक्कर मारे तो अपनी एनर्जी उसमें मुंतकिल करता है, यही वजह हुई है। और मोमेंटम भी अपना उसमें मुंतकिल करता है, अगले पार्टिकल में मोमेंटम भी ज़्यादा हो गया, पिछले का टक्कर मारने की वजह से थोड़ा कम हुआ होगा। तो यही कुछ यहाँ पर अब बातें आपकी किताब पे यहाँ पर की हैं। मैं अब उधर फिर से आता हूँ। अब दोबारा मैं डेफिनेशन फिर पढ़ने लगा हूँ तो अब बेहतर समझ आएगी जो बातें अभी कर ली हैं। कहता द फिनोमिनन, ये कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरे आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक हो गया, अभी बात ये सारी समझ ली। और एक्सप्लेनेशन में कहता है कि लेट, फर्ज कीजिए थीटा था एंगल मेड बाई स्कैटर्ड एक्सरे विद ओरिजिनल डायरेक्शन, अभी अभी बात समझाई थी ये सारी। और लैम्डा आई जो है वो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे है, और लैम्डा एस जो है वो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे है। इंसिडेंट एंड नहीं, ये गलती है, बस सिर्फ स्कैटर्ड एक्सरे। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन ने बताया कि लैम्डा एस विल बी ग्रेटर देन लैम्डा आई। कॉम्पटन सजेशन, कॉम्पटन साहब ने सजेस्ट क्या किया, बात यहाँ आर्गूमेंट क्या दिया था, उसने कहा कॉम्पटन सजेस्टेड दैट एक्सरेज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, जर्रे हैं, फोटॉन्स हैं, एंड व्हेन दे कोलाइड, और जब वो टकराते हैं विद इलेक्ट्रॉन लाइक बिलियर्ड बॉल्स, वो बताया था अभी, तो इन दिस कोलिजन ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट फोटोन एनर्जी एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन। इंसिडेंट फोटोन की कुछ एनर्जी भी, कोई मोमेंटम भी अगले इलेक्ट्रॉन को मुंतकिल हुआ। और इसी फिगर को दो और फिगर भी ये भी बनानी है अपने होमवर्क, जब आपने खुद करना है अपने लिए, खुद चेक करने के लिए, तो ये भी बनानी है। ये इंसिडेंट फोटोन था, उसका ये बारीक सा लिखा हुआ है, आप किताब पे देख लेंगे। ये है इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम पी आई, जो कि है एच ओवर लैम्डा आई, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, ये पीछे कभी साबित किया हुआ है मोमेंटम होता है। और ई आई इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थी, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन था या कि ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था जो आगे पड़ा हुआ था, और बाद में टक्कर होने से पहले का सीन है, और ये बाद में फोटोन उधर को निकल गया, मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट्स इनिशियल डायरेक्शन, और नीचे को फाई एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। तो ये सिंपल उसी डायग्राम के दो हिस्से हैं, बिफोर और आफ्टर कोलिजन। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर थे हम कि अगर वाकई दो पार्टिकल टकराए हैं तो इसने कहा कि वो जो इंसिडेंट फोटोन है वो फिर अपना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा कुछ आगे इलेक्ट्रॉन को, और ख़ुद कम एनर्जी और मोमेंटम के साथ किसी और तरफ को स्कैटर हो जाएगा। और कॉम्पटन शिफ्ट क्या चीज़ है? ये जो चेंज इन वेवलेंथ जिसका डेफिनेशन में जिक्र था, डेल्टा लैम्डा, ये बच्चों कहलाती है कॉम्पटन शिफ्ट जो इस दौरान हुई। तो अप्लाइंग एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज, अप्लाइंग एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन का लफ्ज़ मिसिंग है, टू दी कोलिजन, इस कोलिजन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी अप्लाई किया और उसको सॉल्व किया, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है सोल्यूशन। तो कॉम्पटन डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा, उसने डेल्टा लैम्डा जो इस दौरान हुआ टक्कर खाने के दौरान, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, वो उसने डिराइव की, उसकी वैल्यू निकाली। कॉम्पटन शिफ्ट फॉर स्कैटरिंग एंगल थीटा इज गिवन एज,
डेल्टा लेमडा इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। वो बच्चों H/m0c होल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें H वही आपका जाना पहचाना प्लैंक्स कांस्टेंट है। m0 जो है बच्चों हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस, वो जो आगे इलेक्ट्रॉन जैसे टक्कर हुई है, रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन m0। अच्छा, अब ये रेस्ट मैस और मूविंग मैस का कुछ फ़र्क भी होता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो वो जो आइंस्टाइन्स एनर्जी मैथ रिलेशन में कभी कहीं था, और वो रिज़ल्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जो अब आपके स्मार्ट सिलेबस की लिस्ट में मैंने आपको दिखाया था कि है नहीं, इसलिए इसको हमने टाइम नहीं इस पर लगाया था। तो यहाँ पर बस छोटी सी बात इतनी ही कि इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे हो तो जो उसकी जो भी मैस होगी, और वो होती है 9.1 10⁻³ kg, आप जानते हैं। H है प्लैंक्स कांस्टेंट, m0 है इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस, c है स्पीड ऑफ लाइट, 1 तो खैर नंबर है, कॉस थीटा, थीटा वो एंगल है जो यहाँ स्कैटरिंग एंगल बनाया इंसिडेंट फोटोन ने। तो ये है डेल्टा लेमडा इन वैल्यू से बनेगा। जबकि गौर करें तो H की वैल्यू तो पता है आपको 6.63 10⁻34 जॉल सेकंड प्लैंक्स कांस्टेंट है। m0 मैंने अभी बोली इलेक्ट्रॉन की मैस, c स्पीड ऑफ लाइट पता है। इसका मतलब है इतना इतना फैक्टर का तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं बाकायदा, और वो वैल्यू आगे जाके हम बात अभी करते हैं, वो कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कहता है वेयर डेल्टा लेमडा शोज द चेंज इन वेवलेंथ नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट फॉर द स्कैटरिंग एंगल थीटा। डेल्टा लेमडा किसी भी स्कैटरिंग एंगल थीटा के लिए हुई कॉम्पटन शिफ्ट है, जो चेंज इन वेवलेंथ हुई है इंसिडेंट फोटोन की। m0 इज द रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और नोट में क्या कह रहा है कि ये जो वेवलेंथ बढ़ी है, ये जो इंक्रीज इन वेवलेंथ हुआ है, दिस इंक्रीज इन वेवलेंथ कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। ये उसी तरह की बात है जैसे पीछे हमने बात की थी कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बहुत सी बातें एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, या जैसे हमने लास्ट बयान किया था कि ये फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी यहाँ भी थी, जो आपके नोट्स में नहीं थी, मैंने बताया था कि आपके टेक्स्ट बुक पे है। तो ऐसी ही बात ये भी है कि इसने भी यही आर्गूमेंट दिया कि ये बिलियर्ड बॉल्स या दो पार्टिकल की तरह टकराव हुआ है यहाँ पर। तो फिर ये सारी बातें अप्लाई की हैं, वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम, तो फिर ये रिजल्ट इसका निकला, जो कि बाद में पता चला कि वाकई सही है। ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू और थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू चेंज इन वेवलेंथ की देखा गया कि सेम आती है। इसका मतलब है इसने सही कहा था कि वाकई पार्टिकल की तरह बिहेव करती है लाइट। तो आगे फिर कॉम्पटन वेवलेंथ का जिक्र है। ये H/m0c जो है, इसकी वैल्यू मैंने कहा सबकी हम निकाल सकते हैं पुट करके, इनकी वैल्यू बनती है, ये आगे निकाली हुई है, ये आगे जाके अभी देखते हैं इसको। ये 2.43 10⁻12 मीटर, ये सबकी वैल्यू पुट करके निकली है। मीटर, इसकी यूनिट भी मीटर है, क्योंकि ये डेल्टा लेमडा के बराबर है। 1 माइनस कॉस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं हुई, थीटा की तो कॉस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो H/m0c की वही होगी जो डेल्टा लेमडा की। अगर ये इक्वेशन सही है, वो डायमेंशन या यूनिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है डायमेंशन या यूनिट ऑफ राइट हैंड साइड के, तो इसकी यूनिट वही है जो वेवलेंथ की है, यानी मीटर है इसकी यूनिट। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया कॉम्पटन वेवलेंथ, इस कांस्टेंट का नाम। द फैक्टर H/m0c इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ एज इट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। इसकी वही डायमेंशन है जो लेंथ की है। आगे कुछ केसेस हैं जी इसके, इसने एक केस बयान किया, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये साइड पे किए हुए हैं, अब ये वाले साइड वाले बच्चों जो आपकी बुक पे, नोट्स वाली बुक पे, ये दोनों ही इधर कर सकते हैं, कीजिएगा, बल्कि कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, बात हो रही है, तो कहता है इफ़ द स्कैटरिंग एंगल थीटा इज़ 90 डिग्री, तो क्या होगा, तो थीटा 90 पुट करें, cos 90 आपको पता है 0 होता है, तो फिर डेल्टा लेमडा बराबर H/m0c, यानी कॉम्पटन शिफ्ट बराबर हो जाएगी कॉम्पटन वेवलेंथ के। कॉम्पटन शिफ्ट बराबर कॉम्पटन वेवलेंथ के, ये MCQ में भी आ सकता है। वेयर m0 इज द रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ, वो अभी सारी बात की हमने निकाल दी है, ये वाली है, विच इज़ नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ। It also gives the experimental confirmation of particle nature या particle like interaction of electromagnetic radiation with matter, या particle nature रहने देते हैं, अब फिक्रा दोबारा पढ़ते हैं। कहता है कि it also gives the experimental confirmation, Compton effect देता है experimental confirmation या verification of particle like interaction of electromagnetic radiation with matter, कि electromagnetic radiation यानी photons, यानी आपको पता है वो जो लाइट है वो मादे से टकरा के पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ये यहाँ से भी साबित हुआ, वो जो बात अभी की थी कि ये नहीं एक्सप्लेन होना था ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, और इसने पार्टिकल टू पार्टिकल कोलिजन फ़र्ज़ किया था, तो ये फार्मूला निकाला और वो फिर देखा गया कि वाकई सही है जो इसने कहा था। तो जब वाकई सही है जो इसने कहा था, तो फिर भला क्या होना चाहिए, हम इसको अता करते हैं नोबेल प्राइज़, यानी इसको अता किया गया नोबेल प्राइज़ 1927 में। आर्थर होली कॉम्पटन साहब वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर डिस्क्राइबिंग दिस इफेक्ट।
और मैंने बताया कि यहाँ केस नंबर 1 के तौर पर ये बयान कर सकते हैं थीटा 90 हो तो क्या होगा, केस नंबर 2 के तौर पर थीटा 180 हो तो क्या होगा, पुट करके देख लीजिएगा। थीटा 180 हो तो फिर डेल्टा लैम्डा होता है 2h/m0c, यानी कॉम्पटन वेवलेंथ का डबल होता है। एमसीक्यू का पॉइंट है, ये आपको वैसे पता होना चाहिए और ये यहाँ पुट किया जा सकता है। ये छोटी सी एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, वैसे इजाफी है, इसमें लिखनी नहीं है, लेकिन एक बाद में पढ़ दूँ जो मैं तकरीबन बता ही चुका हूँ। कहता है इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द इंसिडेंट फोटोन ट्रांसफर्स इट्स होल एनर्जी वाइल इन कॉम्पटन इफेक्ट देयर इज ए पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बात अभी पीछे देख सकते हैं, पीछे मैंने यही बात अभी थोड़ी देर पहले की भी है आपके लिए। चलें जी, अगला टॉपिक शुरू नहीं करते हम, काफ़ी आज का जी। थैंक यू।